सड़ी गली व्यवस्था के खिलाफ एक खोजी पत्रकार की सत्ता से बगावत देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना न भूलें। नमस्कार, मैं अनु गुप्ता, आप देख रहे हैं दृष्टांत न्यूज। पिछले एपिसोड में जिस तरीके से मैंने राशिद नसीम को 64,000 करोड़ के जमीन घोटाले पर बेनकाब किया था, राशिद नसीम की कुंडली को मैंने और खंगालने की कोशिश की और उनके दस्तावेजों को मैंने जानने की, पढ़ने की कोशिश की, तो राशिद नसीम इंसान के नाम पर एक कोड़ है। ये अकेला भू माफिया नहीं है, ये अकेला 64,000 करोड़ का घोटालेबाज नहीं है, ये भगोड़ा घोटालेबाज नहीं है। राशिद नसीम ने जमीनों के घोटाले कर करके निवेशकों का पैसा मारने के साथ साथ ना जाने कितनी बहन बेटियों की अस्मत भी लुटी है और अस्मत लुटवाई है। जो जमीनों के मैनेजर हुआ करते थे, उनको कैसे अपने पाले में लगातार निरंतर जोड़ा जाया रखे और वो जमीनों के घोटालों को अंजाम देता रहे, निवेशकों के पैसे खाने के लिए अंजाम देता रहे। उसके लिए उसने रशियन, कजाकिस्तान और उज्बेकिस्तान की लड़कियों को लखनऊ में न जाने किन किन के सामने उनकी अस्मत लूटने के लिए परोसा है। राशिद नसीम अकेला जमीनों का घोटालेबाज नहीं है। राशिद नसीम 64,000 करोड़ रुपए का घोटालेबाज नहीं है। राशिद नसीम एक गर्म गोश्त का सौदागर भी है, गर्म गोश्त का सौदागर भी है। राशिद नसीम के ऊपर बनारस में, लंका में एक मुकदमा भी एक युवती ने दर्ज कराया था कि राशिद नसीम ने रात भर मेरी अस्मत लूटी है, जिसमें 0943 2017 में लंका में मुकदमा दर्ज हुआ था। उसमें भी इसने पैसे को लुटाते हुए पुलिस को अपने बस में करके ऐसा दर्ज करा दी थी। ऐसी न जाने लखनऊ में कितनी अनगिनत युक्तियां हैं जो राशिद नसीम ने उनकी अस्मत लुटवाई है। एक ऐसा गर्म गोश्त का सौदागर जो राजनीतिक सौदाओं की दम पर हिंदुस्तान छोड़कर दुबई में जा बैठता है। चाहे किसी भी पार्टी के राजनीतिक नेता हों, लगभग सभी राशिद नसीम के संरक्षण दाता हैं। एक महत्वपूर्ण बात और बोलना चाहूंगा, राशिद नसीम की एक रिकॉर्डिंग मेरे पास आई है। राशिद नसीम की एक रिकॉर्डिंग दृष्टांत न्यूज के हाथ लगी है, जो इस स्टोरी के साथ मैं लगाऊंगा कि राशिद नसीम ये बोलता हुआ सुनाई दे रहा है कि मैंने गोमती नगर के थाने को खरीद रखा था। एक सिपाही से लेके वहां के सीओ तक सबको मासिक वेतन के रूप में राशिद नसीम देता था। हम तो सुनते ही आते थे। जो पेमेंट मिथिलेश को गई है वो सारी पेमेंट तो उसमें अकाउंट में गई हुई है, मैक्सिमम पेमेंट अकाउंट में गई है। बाकी कुछ पैसे को लेकर के जाकर वहाँ पे दिया भी गया है कार्यालय में बैठ करके। तो ये पेमेंट के तो सारे आपको मतलब यूटीआर मिल जाएंगे, बैंक अकाउंट का जो है डिटेल जैसे ओपन होता है मिल जाएगा ये। और जो इन लोगों को गई तो आप बेहतर तरीके से जानते हैं कि 5 लाख एक जगह पर था, 2.5 लाख एक जगह पर था और 1.5 लाख एक जगह पर था। तो वो मेरे लिखने में एक वो आ गया, फ़र्क आ गया था, लेकिन 5 लाख, 2.5 लाख और 1.5 लाख ये 3 का जो है वो बना हुआ था। मैं कॉल पे आपको पूरी डिटेल बता दूंगा। तो ये करीब 5, 2.5, 7.5, 8, 9 लाख के आसपास का पेमेंट। तो ये पूरा मंथ होते ही 1 से 10 तारीख के बीच में कैश में हमारे बड़े भाई साहब जिनका नाम मैंने लिया उनके ज़रिए जाता था जो है।
तो ये जा करके पहुंचा करके दे करके आते थे और बात भी कराते थे फ़ोन पर कि हाँ बात कर ली भैया से, इनसे बात कर ली, इनसे बात कर ली। कि लखनऊ में राजधानी लखनऊ में थाने बिकते हैं, लेकिन इस रिकॉर्डिंग के सुनने के बाद ये पूर्णतः मोहर लगती है कि राशिद नसीम ने राजधानी लखनऊ के गोमती नगर के तहसील के गोमती नगर के थाने के लगभग लोगों को खरीद रखा था, जिनको मासिक वेतन के रूप में प्रतिमाह वो दिया करता था। इस पूरे घटना चक्र को पुलिस को खरीदने से लेके रशियन, कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान की युवतियों को लखनऊ में लाके परोसने से लेकर उस युवती जिसकी रात भर तक इसने अजमत लूटी थी, इसको विस्तार से विंदवार चर्चा करने के लिए लखनऊ हाईकोर्ट बेंच के अधिवक्ता सत्येंद्रनाथ श्रीवास्तव से विंदवार जानेंगे आखिर राशिद नसीम से भूमाफिया है या गर्म गोश्त का सौदागर भी है। मैंने वादा किया है साइंस सिटी में लाखों निवेशकों से कि मैं राशिद नसीम, जो आप लोगों का 64,000 करोड़ रुपया लेके जो दुबई में बैठ गया है, भाग गया देश से, उसको मैं टंके की चोट पर बेनकाब करूंगा, उसकी परत दर परत उसका खुलासा करूंगा। आखिर राशिद नसीम देश के लाखों निवेशकों का पैसा लेके कैसे फरार हो सकता है? कौन वो लोग हैं जिन्होंने इसको शरण दी है, जो उसके संरक्षण दाता हैं? कौन वो राजनीतिक आका हैं जिनके संरक्षण में राशिद नसीम दुबई में बैठा हुआ है? मेरे साथ आज एक बार फिर राशिद नसीम को दुबई से लखनऊ की सलाखों के अंदर लेके डालने तक की जो कानूनी लड़ाई लड़ रहे हैं सत्येंद्रनाथ श्रीवास्तव जी, उनसे एक बार फिर पुनः जानेंगे कि राशिद नसीम के अकेले जमीनों के घोटाले या निवेशकों का पैसे तक ही इसके अपराध सीमित थे, या इसके अपराध अन्य क्षेत्रों में भी जारी रहे। जैसा कि दृष्टांत के पास ऐसे दस्तावेज हाथ लगे हैं, ऐसी जांच रिपोर्टें हाथ लगी हैं, ऐसे खुफिया दस्तावेज हाथ लगे हैं जिसमें राशिद नसीम अकेला जमीनों का घोटाला करके नहीं भागा है। राशिद नसीम कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान और रशियन लड़कियों को, युवतियों को लाकर लखनऊ में न जाने कितने अधिकारी, कितने नेता, कितने जमीनों के मैनेजरों को उनकी अय्याशी के लिए परोसता था। इसका खुलासा भी आज सत्येंद्रनाथ श्रीवास्तव जी करेंगे। कुछ युवतियों ने एफआईआर भी कराई थी और एफआईआर में उन्होंने लिखा था कि राशिद नसीम ने बनारस के हमारे साथ रात भर असमत लूटी थी। विंदवार हम एक एक विषय पे सत्येंद्रनाथ श्रीवास्तव जी से जानना चाहेंगे। सत्येंद्रनाथ जी, दृष्टांत न्यूज में एक बार फिर आपका स्वागत है। जो मैं बात कह रहा हूं, जो हमारे हाथ में दस्तावेज लगे हैं, जो मेरे हाथ में ये एफआईआर कॉपी है, एक युवती के द्वारा राशिद नसीम के ऊपर दर्ज कराया गया था कि राशिद नसीम ने रात भर मेरी असमत लूटी है, क्या सच है इसका? इसमें सच्चाई है, लेकिन यहाँ मैं कुछ भी एवरमेंट देने से पहले एक चीज स्पष्ट कर दूंगा कि जो लड़की जिसके साथ इस तरीके की घटना हुई है, एज पर सुप्रीम कोर्ट गाइडलाइंस, ना तो मैं उसका नाम, ना मैं उसका डिटेल उन्हें एक्सप्लेन नहीं कर पाऊंगा। मैं इतना जरूर बताऊंगा कि लंका थाने में 949 2017 ये एक एफआईआर है जो कि होटल रमाडा में एक बलात्कार के संबंध में दर्ज हुई थी। और उस बलात्कार की एफआईआर को जब मैंने स्टडी किया तो उस बलात्कार की एफआईआर पढ़ने के बाद आपकी रूह कांप जाएगी कि एक आदमी इस तरीके से हैवानियत कर सकता है। इस तरीके की हैवानियत, तो उसके बाद उसका मेडिकल होता है, उसकी हर चीज होती है एज पर लॉ जो रिक्वायर्ड थी। और लेकिन सिस्टम को जिस तरीके से वहां मैनेज किया गया, आईओ फरीद अहमद, मैं नाम ले रहा हूं, आईओ फरीद अहमद, उन्होंने उसको उसमें फाइनल रिपोर्ट लगा करके वो पूरा मैटर मैनेज किया। और उस मैटर के मैनेजमेंट में वहां बनारस में एक एराइज वेलवेट करके एक साइट थी, जिस साइट को मैनेज करने वाले लड़के को पूरी दे दी गई कि तुम इसमें जैसे चाहो वैसे प्लॉट बेचो।
वो ये सिस्टम इस तरीके से मैनेजमेंट हुआ है कि पैसा बहा करके जो है इस लड़की की पूरी एफआईआर को खत्म करा दिया गया। इस युवती के बलात्कार इस साइट से क्या संबंध है? इस युवती के बलात्कार और इस साइट से संबंध ये है कि साइट को मैनेज करने वाले लड़के, इसका लड़के का मुझे डिटेल नाम ज्यादा नहीं पता है, बट इस साइट को मैनेज करने वाले लड़के ने, चूंकि राशिद नसीम जो है उस स्टेज पे मतलब डायरेक्ट यहाँ पे नहीं मैनेज कर रहे थे, वो लड़का मैनेज कर पा रहा था, आईओ और इनके बीच का मीडिएटर बना हुआ था, उसने जो है ये चीजें की, उसको गिफ्ट स्वरूप जो है वो साइट दे दी गई कि तुम उस साइड में, जबकि उस साइड में एराइज वेलवेट साइड में साइंस सिटी के पीड़ितों का निवेश हुआ था और वो साइट उसे दे दी गई, उसने जैसा चाहे वैसे बेच दी। उस लड़के का राशिद नसीम से क्या रिश्ता? वो राशिद नसीम की टीम का जो है एक वाइस प्रेसिडेंट होल्ड करता था, वो उसकी टीम का मेंबर था। जैसा कि और हमारे दस्तावेज हाथ में आए हैं कि यहाँ पे जमीनों के विस्तार को लेकर जिस तरीके जमीनों के मैनेजर हुआ करते थे, इनके अय्यासी का आलम यह बन रहा था कि राशिद नसीम कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, रसियन लड़कियों को इन लोगों की अय्यासी के लिए परोसा करता था। ये कहां तक सत्य है? ये सच्चाई है और सच्चाई इस स्टेज है कि मैं आज आपके चैनल के सामने एक्सप्लेन कर रहा हूं। स्थिति यह हो गई कि ये अपने मैनेजरों को, जो इस ऑफिस में काम करने वाली मैनेजर लड़कियां थी, उनका इस्तेमाल करा करके कंप्लेंट तक रजिस्टर कराते थे। जो लोग इनके खिलाफ जो है आगे बढ़ जाते थे, उनसे बाकायदा उनसे कंप्लेंट रजिस्टर करा देते थे। कभी 354 की एफआईआर करा देते थे, कभी किसी चीज की एफआईआर करा देते थे। ये पूरा सिस्टमैटिक अप्रोच था। इस सिस्टमैटिक अप्रोच में अगर वो मिल जाता है, होटल मिल जाता है, होटल रमाडा, होटल ताज, इन सभी होटल्स में इनकी बड़ी विस्तृत बड़ी बड़ी तरीके से मीटिंग चलती थी और उन मीटिंग्स के बाद यही चीजें होती थी। कई बार ऐसा हुआ कि आर स्क्वायर ऑफिस के ठीक आसपास जो है इनके बड़े बड़े शराब, जिसमें शराब पी जाती है, वो तरीके के पब हाउस बना रखे थे। तो ये सिस्टमैटिक अप्रोच ये लेकर के चलते थे, क्योंकि उनको एनी हाउ उस लैंड मैनेजर को खुश करके उसकी जमीन को अपने पास लेना था। इन जो लोग इस तरीके की अय्यासी में जिनको अवसर दिए जाते थे, उनसे राशिद नसीम का क्या लाभ था? उसे लाभ यह होता था कि जैसे जमीन के होल्डर, जैसे जमीन का जो लैंड मैनेजर है, उसको मैनेज किया गया, उसको जो है दुबई बुलाया गया, उसको जो है रशिया टूर कराया जाता था। आप एक टारगेट अचीव करिए, आपको रशियन टूर करा रहे हैं, आपको ये अचीव कराइए। लेकिन ये ज्यादातर जानकारियां जो थी कि हमारे लिए भी हेयर शे वाली हैं। हेयर शे दैट मींस कि जो पीड़ित है उसने जैसा सुना उसने मुझे बताया, दो मैं आपको बता रहा हूं चीजों का। यहाँ की इन सब चीजों के बारे में जो एक प्रॉम्प्ट एविडेंस होना चाहिए। प्रॉम्प्ट एविडेंस का सीन यही है कि पीड़ित ने कई जगह एफआईआर कराई, लखनऊ में कई जगह इनके खिलाफ एफआईआर हुई, इलाहाबाद में कई जगह एफआईआर होती हैं, या बनारस में एफआईआर होती है। लेकिन यहां मैं आपको बताना चाहूंगा, हजरतगंज थाने से लेकर के गोमती नगर थाने से लेकर के इलाहाबाद, बनारस, कहीं भी अगर राशिद नसीम के खिलाफ इस तरीके की, जिसमें उसका डायरेक्ट अप्रोच दिखाया जा रहा है, कंपनी पे नहीं कर रहा हूं, जहां डायरेक्ट अप्रोच, हजरतगंज थाने में 307 की एफआईआर हुई, मैनेज हो गई। गोमती नगर थाने में एफआईआर हुई, मैनेज हो गई। इसके बाद क्या कहते हैं, आपकी लंका थाने में एफआईआर हुई, मैनेज हो गई। जहां पर डायरेक्ट अप्रोच है या 307 के मामले में पूरा वाइप आउट करके एफआईआर लगा दी जाती है। एफआईआर को मैनेज होते समय आखिर राशिद नसीम का ही इन्वॉल्वमेंट रहता था कि तंत्र में जो उच्च पदों पर लोग बैठे हुए हैं उनका इन्वॉल्वमेंट होता था? तंत्र में जो ऊंचे पदों पर बैठे हुए लोग हैं उनका इन्वॉल्वमेंट हुए बगैर किसी भी ऐसे बड़े मामलों में, आप ये समझ लीजिए कि एक आप 323 की कंप्लेन कराने के लिए अगर थाने पहुंच जाते हैं तो आपको बड़े बड़े अधिकारियों के फोन उस थाने के अधिकारी के पास आ जाते हैं कि इस मामले में आप एफआईआर पंजीकृत करेंगे या एफआईआर नहीं पंजीकृत करेंगे। सिस्टमैटिक अप्रोच। तंत्र में जो ऊंचे पदों पर बैठे हुए लोग हैं उनका राशिद नसीम से क्या लाभ है? उनका लाभ होता था, उनका लाभ क्या लाभ, जैसे क्या लाभ होता है? लाभ जैसे कि एक तो दो तीन चीजें, जैसे कभी कभी तो मतलब फाइनेंशियल अप्रोच दी जाती थी कि भाई हम आपको पैसा दे रहे हैं। पैसा देने के साथ साथ कभी कभी ये होता था कि हम आपको जो है किसी तरीके की लैंड प्रोवाइड करा दे रहे हैं। मैं एक सर्टेन एग्जांपल दे रहा हूं। लखनऊ जिला जेल में आसिफ नसीम जेल में थे और जेल में रहते हुए कोई भी अभियुक्त कोई भी कागज जेल अथॉरिटी की परमिशन के बगैर बाहर नहीं निकाल सकता है। उसकी एक फर्जी जो है लेटर बनाया गया, जेलर के फर्जी साइन करके एक लेटर निकाला जाता है और उसके बाद ऑथराइज सिग्नेटरी को अपॉइंट करके हजारों की संख्या में प्लॉट की रजिस्ट्री होती है। ये जानकारी मेरे पास, जिम्मेदार कौन? इसके लिए जिम्मेदार मैं बता रहा हूं, इसकी जानकारी मेरे पास आती है। मैंने इस मामले में सप्लीमेंट्री एफिडेविट पे पूरा मामला ऑनरेबल चीफ जस्टिस के सामने अप्रोच कर मैं लगाया। सीजे साहब ने इसका संज्ञान लेने के बाद इसकी जांच के लिए अधिकृत किया।
जांच अधिकारी मैनेज हुआ, जांच अधिकारी सीजे के इन्वॉल्वमेंट के बावजूद, चीफ जस्टिस, ऑनरेबल चीफ जस्टिस के आदेश के बावजूद जो जांच अधिकारी बनाया गया वो जांच अधिकारी मैनेज हुआ। और उस जांच अधिकारी की जब मैंने ऑनरेबल कोर्ट में नेक्स्ट डेट पे कंप्लेन की तो वो जांच अधिकारी सस्पेंड हुए, उनको डिमोट कर दिया गया। नाम है शैलेश मैत्रे, डीजी जेल। नहीं तो क्या आपको लगता नहीं है सिस्टम इतना सड़गल नहीं गया है? सड़गल नहीं, टोटली अप्रोच मैंने हो चुकी है। मतलब अपराधियों के अंदर इतना डर और भय खत्म हो गया, अपराधियों जस्टिस के इन्वॉल्वमेंट के उनके आदेश के बावजूद ऑनरेबल हाई कोर्ट के आदेश को तो ये अपराधी कुछ समझते ही नहीं है। उनके लिए तो ये डे टू डे का हो गया है। डर किसको लगता है? डर उस आदमी को लगता है जिसके अंदर ईमानदारी हो, डर उस आदमी को लगता है जिसके अंदर कानून का भय बना हो, वो आदमी कानून से डरता है। लेकिन इस भूमाफिया के भूमाफिया के लड़कों आपको तो मैं कहीं से डरता हुआ नहीं देखा। मैं इसलिए नहीं डर रहा हूं, कि मेरे को पता है कि सिस्टम मेरा कहां तक नुकसान पहुंचा सकता है। और मैं समझ सकता हूं कि मैं एज एन एडवोकेट अगर आज वकील ना होता तो आज मैं भी जेल के अंदर होता, क्योंकि जिस सिस्टम मेरे खिलाफ जिस तरीके से अप्रोच लेकर के चला है उसमें आप ये समझ लीजिए वकील एक सर्वाइव करने वाला इंस्ट्रूमेंट बन गया है अपने स्थिति पर लेकर के। अदरवाइज और कोई होता तो उसको उठा करके खत्म कर देता, मरवा देता, या आपको जो है जेल के अंदर करवा देता। उस मां को लज्जा आती होगी, उस मां को लज्जा आती होगी जिसने राशिद नसीम जैसे बेटे को 9 महीने तक अपनी कोख में रखा। और कोख में रखने के बाद वो मां जब इस बच्चे को संसार में लाती है, इस मनसा के साथ लाती है, मेरे बच्चा पढ़ लिख कर बड़ा आदमी बनेगा, मेरा बच्चा 140 करोड़ भारतीयों की सेवा करेगा। लेकिन ये क्या राशिद नसीम लड़कियों का दलाल बन जाता है, राशिद नसीम लड़कियों का सप्लायर बन जाता है, राशिद नसीम गर्म गोश्त का सौदागर बन जाता है। कितनी बड़ी विडंबना है। इस तरीके के दलाल को बचाने के लिए हमारा पूरा तंत्र, पूरे राजनीतिक दल के बड़े बड़े नेता उसको बचा करते हुए उसको हिंदुस्तान से भगा देते हैं, भगाने में अपनी भूमिका निभाते हैं और राशिद नसीम दुबई में जा बैठता है। सत्येंद्र जी, लाखों निवेशकों का पैसा फंसा हुआ है, बच्चियों की हाई इसके ऊपर लगी हुई है, आखिर दुबई से हिंदुस्तान में कैसे आएगा? दुबई से हिंदुस्तान लाने की प्रक्रिया बहुत ही कठिन है, और वो बहुत ही कठिन कैसे है मैं बता रहा हूं। साल 2020 9 अगस्त साल 2020 पहली बार मेरी अप्रोच के बाद इसके खिलाफ लुकआउट नोटिस जारी करने का प्रयास किया गया। ऑर्डर डायरेक्ट हुए, क्या कहते हैं, अधिकारी, पुलिस अधिकारियों की तरफ से नीचे तक आते हैं। उसमें सीन क्या बनता है कि जब भी कोई लुकआउट जारी किया जाता, चूंकि ये दुबई में था, 6 सेट की अरबी भाषा के 6 सेट में उस लुकआउट का एक प्रॉपर फॉर्म आप तैयार करके भेजा जाता है। वो लुकआउट का नोटिस आता किसके पास था? चौकी इंचार्ज, जो चौकी इंचार्ज आर स्क्वायर के नीचे बैठ करके सारा मैनेज कर रहा था, अरविंद राय, उसके पास आता था और वो सही तरीके से उस प्रॉपर फॉर्मेट को तैयार नहीं करता था। फॉर्मेट वहां से एज इट इज वापस आ जाता था। कोर्ट में बता रहा हूं, ऑनरेबल कोर्ट के सामने जब मैं अपीयर हुआ तो कोर्ट के सामने यह चीज कही गई कि साल 2022 से लुकआउट नोटिस जारी करने का प्रयास हुआ। मैंने कहा झूठ बोला जा रहा है, कोर्ट के सामने झूठ बोला जा रहा है, क्योंकि इनकी खुद की चार्जशीट में इन चीजों को मेंशन किया गया है कि 135 नंबर की एफआईआर है। उस एफआईआर में जो है चार्जशीट में बाकायदा आया हुआ है कि साल 2020 से लुकआउट नोटिस जारी हो रहा है, इंटरपोल नोटिस जारी हो रहा है, रेड कॉर्नर नोटिस जारी हो रहा है। और जारी होने के बाद होता क्या है? जारी होने के बाद आज की डेट में अगर आपने रेड कॉर्नर नोटिस जारी कर दिया है तो आप इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट से लेकर के सीबीआई की वेबसाइट पे आप जाकर के चेक करिए, राशिद नसीम, आप उसका इस पे नाम लिखिए, आपको इंटरपोल की नोटिस दिखाई दे जाएगी। आप अभी चेक करिए, आपको सीबीआई की वेबसाइट पर, ऑथराइज्ड वेबसाइट पे राशिद नसीम के लुकआउट और रेड कॉर्नर नोटिस की नहीं मिलेगी, कोई भी लिंक नहीं मिलेगा कोई। जबकि मेहुल चौकसी से लेकर के जितने लोगों के खिलाफ रेड कॉर्नर नोटिस जारी हुआ है सबका सीबीआई की वेबसाइट पे वो प्रॉपर डाटा अवेलेबल है। इसीलिए मैंने कहा नहीं, ये सिस्टम से डर नहीं रहा है। सिस्टम ने, ऑनरेबल कोर्ट ने 20 बार, मैं गवाह हूं, मैंने ऑर्डर कराया है, मैं वहां खड़े होकर के डैश पे खड़े होकर के आर्गुमेंट करता हूं, मेरे आर्गुमेंट करने के बाद ऑर्डर हुआ। इसका जो है सोशल मीडिया अकाउंट बंद किया जाए, टेलीकम्युनिकेशन मिनिस्ट्री, टेलीकम्युनिकेशन
फॉरेन मिनिस्ट्री, हर मिनिस्ट्री के फॉरेन सेक्रेटरीज को बाकायदा कोर्ट के डायरेक्शन पे कहा गया कि आप इसका सोशल मीडिया अकाउंट बंद करिए, लेकिन इसके बावजूद उसका सोशल मीडिया अकाउंट चलता है। कोर्ट में आकर के केवल एक अवर्मेंट दे दिया गया कि इसके 4 चैनल बंद कर दिए गए। ऑनरेबल कोर्ट ने अपने डायरेक्शन में कहा, उस दिन जजमेंट में कहा कि चूंकि आप कह रहे हो कि अब इसके सारे सोशल मीडिया अकाउंट बंद हो चुके हैं, लेकिन इन्वेस्टर काउंसिल कह रहे हैं कि अभी 6 घंटे पहले अपलोड हुआ है। मैं अगर ये चीज आप गलत कर रहे हैं तो मैं टेली कम्युनिकेशन के फॉरेन मिनिस्ट्री सेक्रेटरी को जो है अपीयर कराऊंगा। वो ऑर्डर एज इट इज रह गया। एक अपराधी का इतना बड़ा कद हो जाता है कि भारत सरकार की सारी एजेंसियां बौनी साबित होने दिखने लगती हैं। सारी एजेंसियां बौनी साबित इसलिए हो रही हैं कि वो अपराधी खाने पिलाने में बहुत माहिर है। ऐसे तो बहुत अपराधी हैं, बहुत अपराधी, अपराधियों का सीन समझिए। बंगाल में सारदा घोटाला होता है। सारदा घोटाले की जांच से लेकर के हर बात, संसद से लेकर के विधानसभा वहां तक पहुंची है, गूंज उठ गई है संसद में। आखिर ऐसा क्या खास बात है कि साइंस सिटी का मामला एक बार भी संसद में नहीं उठ रहा है? वही तो मैं जानना चाहता हूँ। नहीं, ये चीज हमारे लिए भी सोचनी है, ये मेरे लिए भी सोचनी है। साइंस सिटी का 64,000 करोड़ निवेशकर्ताओं के पैसे लेके भाग जाता है। लाखों निवेशकों का पैसा लगा है। लाखों निवेशकों का पैसा लगने के बाद भी संसद में एक शब्द नहीं बोला जा रहा है। किसी भी मेंबर पार्लियामेंट के अंदर इतना दम नहीं है कि जाकर के एक चीज बोल सके। विधानसभा के अंदर एक क्वेश्चन नहीं उठेगा। क्यों नहीं उठेगा? क्योंकि मैनेज किया गया है। इन चीजों को मैं बार बार बोल रहा हूं कि मैनेज किया गया है। देखिए सत्येंद्र जी, एक बात तो मैं मानूंगा, इस देश में बहुत कुछ बिकता है, बहुत कुछ बिकता है, लेकिन सब कुछ नहीं बिकता है। कुछ नहीं बिकता है, लेकिन जो यहां फंसा हुआ है वही बिक रहा है। जो यहां फंसा हुआ है वही बिक रहा है। बिकने का सीन ये है कि अगर एक आदमी चाहे, मैंने आपको पिछली बार मैंने आपको पार्लियामेंट्री रिपोर्ट की पूरी कॉपी दिखाई थी। वो पार्लियामेंट्री रिपोर्ट की कॉपी मैंने हर जगह पार्लियामेंट में भेजी। मैंने कहा कोई भी अगर प्राइवेट क्वेश्चन उठाए जाते हैं, कोई एक तो मिनिस्ट्री का हिंदुस्तान न्यूज तो चला रहा है ना, हिंदुस्तान न्यूज करे तो मैं थैंक्स कहूंगा कि कम से कम हिंदुस्तान न्यूज ने एक प्लेटफॉर्म तो दिया। हिंदुस्तान न्यूज आज कम से कम इस तरीके से आगे बढ़ करके कर तो रहा है। लेकिन चीज आपके करने की बात नहीं है। मान लीजिए मेन चीज है कि जो वो नीति निर्धारक तत्व हैं, पब्लिक डोमेन में आप बेनकाब करें, लेकिन पब्लिक डोमेन में वो एमपी, वो एमएलए, उसकी भी तो कोई जिम्मेदारी है। वो साइंस सिटी के मामले में नहीं आके बढ़ करके बोल रहा है कि हाँ ये साइंस सिटी के मामले में इतने निवेशक, लाखों निवेशक, आपके पास हजारों में केवल 24,000 निवेशक थे सरदा घोटाले में। आज सरदा घोटाले लेकर के संसद बंद कर दिए। आपने लाखों निवेशक साइंस सिटी में फंसा हुआ, एक क्वेश्चन साइंस संसद में क्यों नहीं उठा? कष्ट होता है। बसपा के एक बहुत बड़े नेता हुआ करते थे जो वर्तमान में कांग्रेस में हैं। सुना है कि उनको भी बहुत बड़ा लाभ दिया गया है। लाभ दिया गया है, इस तरीके से लाभ दिया गया। अब आपने पूछा है तो मैं बता रहा हूं। इस कंपनी का एक काउंट प्रेसिडेंट था, उसका नाम था डॉक्टर अमिताभ श्रीवास्तव। 240 करोड़ रुपए उसका क्वार्टर पेमेंट पे आउट बनता था। मतलब 240। श्रीवास्तव कौन है? अमिताभ श्रीवास्तव अमिताभ श्रीवास्तव साइंस सिटी कंपनी की सिंघम टीम का क्राउन प्रेसिडेंट है। मतलब ये सबसे हायर पोस्ट होती है, क्राउन प्रेसिडेंट, देन फिर क्या कहते हैं प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, इस तरीके से चलता है। घोटाले में अमिताभ श्रीवास्तव की भूमिका किस प्रकार है? अमिताभ श्रीवास्तव की भूमिका इस तरीके से रही है कि जो मेन घोटाला था पीआईबी का, उसका कर्ता धर्ता क्या कहते हैं डॉक्टर अमिताभ श्रीवास्तव था। पीआईबी का मैक्सिमम पैसा डॉक्टर अमिताभ श्रीवास्तव की कंपनी थी किंगस्टन बिल्डकॉन, उसमें लिया गया। उसकी पत्नी उसमें डायरेक्टर थी, वो दोनों लोग डायरेक्टर थे। और जेल में साल 2021 से डॉक्टर अमिताभ जेल में है। यहां लखनऊ बी वारंट पे बुलाया जाता है, जिसकी जानकारी मैंने कोर्ट में दी। ऑनरेबल कोर्ट के डायरेक्शन के बाद लखनऊ मोहनलालगंज में बाकायदा उसकी जांच होती है और रजिस्ट्रार मोहनलालगंज के ऊपर एफआईआर होती है। इसलिए एफआईआर होती है कि वो आदमी जेल में रहते आकर के रजिस्ट्री कैसे एग्जीक्यूट कर गया, और उसके बाद मैसेज क्या दिया जाता है, ये फोटो फर्जी हो सकती है, साइन फर्जी हो सकता है, क्या किसी का थंब इंप्रेशन फर्जी हो सकता है, क्या किसी का आधार फर्जी जो है वो भी रजिस्ट्री ऑफिस में जो है आधार फर्जी लेकर के मैं एक फर्जी साइन कराने ले जा रहा हूं, मैं एक फर्जी रजिस्ट्री कराने ले जा रहा हूं, मेरे से भी 50 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। एक रजिस्ट्रार ने उसको क्यों नहीं चेक किया? क्यों नहीं डॉक्टर तत्व की रजिस्ट्रार को भी बाकायदा फंडिंग जाती थी, जो मैंने बताया नहीं कि अभी आपको बताया कि ऑथराइज सिग्नेटरी वाली बात होती है। मतलब इसको आप कह सकते तंत्र बिकता है, तंत्र बिकता है, यहाँ तंत्र बिकता है। नसीम के नाम पर तंत्र बिकता है, बिक चुका है, ये पूरा तंत्र बिक चुका है। सलाखों के अंदर नसीम कैसे कब आएगा? अभी नहीं आएगा। मैं स्पष्ट बोल रहा हूँ, राशिद नसीम को मैं अपनी पूरी जिंदगी इस मुकदमे में लगा दूं, लेकिन राशिद नसीम
नसीम कभी भी इस तंत्र के चुंगल में नहीं आ सकता। जब ऑनरेबल कोर्ट के सामने इस बात की आर्गुमेंट में आ जाती है, बात आ जाती है कि उसने सभी को खिला पिला के गए, कौन बचा है जुडिशरी में? जजेस से लेकर के क्या कहते हैं आपका पुलिस डिपार्टमेंट में आईजी डीआईजी से लेकर के आपका एसपी और क्या कहते हैं डीएसपी से लेकर के हर किसी का पैसा फंसा हुआ है और हर कोई ये बड़ी बात कैमरे में बोल रहे हैं, बहुत बड़ी के जज बिकते हैं। जज बिकते की बात नहीं कर रहा हूं, हाँ। मैं कह रहा हूं जज का भी पैसा फंसा है, ऑनरेबल जजों का भी पैसा इस आदमी ने लूटा है। इस आदमी ने पुलिस डिपार्टमेंट के एसपी, जब इतने बड़े बड़े कॉकस में लोग का पैसा फंसा हुआ है, वो कुछ नहीं कर पा रहे, तो एक अदना सा निवेशक जिसका 2 लाख रुपया फंसा हुआ वो क्या कर पाएगा? और हमारे जैसा वकील कब तक लड़ेगा? वो नेता कौन है, बसपा का पूर्व नेता कौन है जिसने बड़ा लंबा जमीन के रूप में लाभांश लिया है? लाभांश लिया, वो तो रजिस्ट्री एफआईआर में भी मेंशन हो गई, उसमें बाकायदा हमारी कौन है? मैं बता रहा हूं, जजमेंट में बाकायदा इस चीज को दिया गया था कि रजिस्ट्री होने के बाद 6ठे दिन नसीमुद्दीन सिद्दीकी के लड़के के नाम पर यह रजिस्ट्री ट्रांसफर कर दी जाती है, बदल दी जाती है। मतलब नसीमुद्दीन सिद्दीकी भी बिकते हैं? बिकते हैं नहीं बिकते हैं ये बातें मैं नहीं कर सकता, बट यहां इस सीन में मैं एक चीज बोल रहा हूं, आप इस चीज का मैनेजमेंट का अगर क्रक्स निकाल करके देखें तो ये रजिस्ट्री नसीमुद्दीन सिद्दीकी को ही कहूं चली गई। ये रजिस्ट्री 10 लाख में बेची गई थी, ये जमीन 30,000 स्क्वायर फुट जमीन 10 लाख में बेची गई थी, वो रजिस्ट्री मेरे नाम पे कौन हो गई? क्या मैं इतना कमजोर हूं कि मैं 10 लाख रुपए नहीं दे सकता? मैं 10 लाख रुपए दे देता। नसीम के ऊपर नसीमुद्दीन सिद्दीकी का राजनीतिक संरक्षण नहीं है? कुछ ना कुछ तो रहता ही है, पर उसमें रहता है, लेकिन मैं कह रहा हूं कि अगर मैं वो 10 लाख रुपए मैं दे देता तो क्या वो 30,000 स्क्वायर फुट जमीन मेरे नाम पे हो सकती थी? नहीं हो सकती थी, क्योंकि इसके पीछे का कॉकस और कोई है। कितनी जमीन? 10 लाख रुपए में 30,000 स्क्वायर फुट जमीन अमेठी, लखनऊ अमेठी में दी गई है, रजिस्ट्री हुई है। मुख्यमंत्री जी देखिए कैसे कैसे राजनीति के चेहरे बेनकाब हो रहे हैं। नसीमुद्दीन सिद्दीकी जो बसपा का एक बहुत बड़ा नेता हुआ करता था, वर्तमान में कांग्रेस का नेता है। 30,000 स्क्वायर फीट जमीन 10 लाख रुपए में उसके नाम हो जाती है, उसके बेटे के नाम रजिस्ट्री हो जाती है। मुख्यमंत्री जी आपने जब शपथ ली थी, आपने 24 करोड़ जनता को यह भरोसा दिलाया था कि मैं बड़े बड़े अपराधियों के खिलाफ मोर्चा खोलूंगा, जीरो टॉलरेंस की नीति लागू करूंगा। निश्चित तौर पर बड़े बड़े अपराधी मारे गए, एनकाउंटर किए गए, प्रदेश छोड़ गए, लेकिन यही वादा आपने 24 करोड़ जनता से भ्रष्टाचार के मामले में किया था। आके 7.5 साल आपकी सरकार को हो गए हैं, आके राशिद नसीम आपकी सरकार के रहते हुए कैसे भाग गया, कैसे लखनऊ से दुबई जा बैठता है। आप बड़े बड़े लोगों को उत्तर प्रदेश में जेल में लाने के लिए सुप्रीम कोर्ट तक लड़ते हैं, तो राशिद नसीम के मुद्दे पर आपकी चुप्पी कैसे? सवालिया निशान है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी, आपके ऊपर ये सवालिया निशान है। लाखों निवेशकों का पैसा फंसा हुआ है, लाखों निवेशकों का पैसा डकारा जा चुका है। अपराधी जो भगोड़ा अपराधी है वो दुबई में जा बैठता है और आपकी कार्यप्रणाली पर सवालिया प्रश्न उठ रहा है। तुस्तान न्यूज से मैं अनूप गुप्ता।